इस्लाम का सब कॉन्टिनेंट में फैलाव 712 सी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध जीतने से शुरू हुआ। इसके बाद गजनवी एम्पायर के सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर लगातार हमले किए, हिंदू स्टेट्स को निशाना बनाया। राजपूतों के अजीम सुरमा पृथ्वीराज चौहान ने उन अटैक्स का दलेराना मुकाबला किया, मगर 1192 में मोहम्मद गौरी से मैदान तरायन में शिकस्त खाई। ये जंग हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद बन गई, जो बरसों तक कायम रही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी हिस्टोरियंस का मानना है कि इस्लाम 7वीं सदी में सब कॉन्टिनेंट में अरब मर्चेंट्स के जरिए पहुंचा, जो अरेबियन पेनिनसुला और सब कॉन्टिनेंट के दरमियान सी ट्रेड रूट्स पर सफर करते थे। तारीख में एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि पहली मस्जिद 629 सीई में तामीर हुई, जो इंडियन स्टेट केरला में वाक़ है। ये वाक़या ना सिर्फ मजहबी बल्कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, क्योंकि इसी ज़माने में ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द इस्लामिक एम्पायर की हिफाजत की जा रही थी। जब मिलिट्री एंगेजमेंट्स की बात आती है तो ये जानना ज़रूरी है कि द फर्स्ट मिलिट्री एंगेजमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, जो मिड 7th सेंचुरी में पेश आया, राशिदीन कैलिफेट का हिस्सा था। खिलाफत राशिदा इस्लामी तारीख का सुनहरी दौर था, जिसमें 4 खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक हुकूमत की, अदल व इंसाफ को इंश्योर किया, इस्लामी फतूहात को एक्सपेंड किया और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मुतारिफ कराए, जिसकी बुनियाद पर इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम की लेगेसी कायम हुई। अरब गवर्नर ऑफ बहरीन एंड ओमान ने एक नेवल फोर्स रवाना की ताकि उन इंडियन पायरेट से निपटा जा सके जो ट्रेड रूट्स के लिए खतरा बन रहे थे। ये पायरेट्स ना सिर्फ तिजारती रास्तों को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि अरेबियन ट्रेड के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी चैलेंज कर रहे थे। इस्लामी फतूहात ने ससेनियन एम्पायर के खात्मे का अमल मुकम्मल किया, जिसके नतीजे में पर्शियन हुकूमत ख़त्म हुई, जो मॉडर्न ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। जब राजा रसिल, जो सिंध का एक मकामी हुक्मरान था, ने इंडस रिवर के मशरक़ी इलाके पर कब्जा कर लिया, तो वो बराह रास्त राशिदीन कैलिफेट के साथ टकराव में आ गया। 643 सीई एक निहायत अहम साल था। खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु ने अपने मिलिट्री कमांडर को बसरा से मशरिक की तरफ मार्चिंग का हुक्म दिया, ताकि इस्लामिक एम्पायर की मशरकी सरहद को महफूज बनाया जा सके, जो कि हिंदू वॉर्ड लॉज के खिलाफ थी, जो किंगडम ऑफ सिंध पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम एक तारीखी वाक़या पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र आता है। ये वाक़या इन्वेजन ऑफ सिंध के हवाले से है, जो अर्ली 8th सेंचुरी में लोकल रूलर्स और सी पायरेट्स की जानिब से अरब ट्रेडर्स और शिपिंग पर मुसलसल अटैक्स के नतीजे में पेश आया। अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम की तरफ। उमैयद गवर्नर ऑफ इराक हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साला नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम को अरब आर्मी की ओवरऑल कमांड सौंपी। इससे जाहिर होता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अंकल के साथ गवर्नमेंट और वॉर की आर्ट्स में अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिनों से ही महारत हासिल करना शुरू कर दी थी, जिसका मतलब है कि वो पहले ही अपनी तरबियत के दौरान बहुत कुछ सीख चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने एक जदीद फौज की क़यादत की, जिसमें 6000 कैवलरी यानी सवारी के जंगजू, 6000 कैमल राइडर्स यानी ऊंट सवार, फौजी मदद और सीज वेपन्स यानी मुहासराती हथियार जैसे कैटपल्स शामिल थीं। उनका मकसद सिंध पर हमला करके फतह हासिल करना था। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाई जीती और जैसे जैसे उनकी कामयाबियां मशहूर हुईं, दूर दराज इलाकों से बहुत से लोग उनकी ताकत और बहादुरी के किस्से सुनकर उनके साथ शामिल होते गए। अब हम एक तारीखी किस्से पर बात करेंगे, जिसमें तारीख के मशहूर वाक़यात और अहम शहर शामिल हैं। पहला दुश्मन शहर जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया वो था देबल। ये वाक़या उस दौर का है जब तारीख और तिजारत एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। देबल एक बंदरगाही शहर था जो मॉडर्न कराची के करीब वाक़ था, और इसकी अहमियत उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से थी। ये शहर सेंट्रल एशिया को वेस्टर्न इंडियन कोस्ट और अरेबिया से जोड़ने का जरिया था। उस वक्त ट्रेड ने सिंध के इस खत्ते को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा शहर था जहां हर तरफ से लोग आ जा रहे थे।
सेलर्स जिनका जिक्र किया जाता है वो पूरी ईस्टर्न वर्ल्ड में अपने स्किल्स और करेज की वजह से काबिल एहतराम समझे जाते थे। अब हम एक तारीखी वाक़या पर गुफ्तगू करेंगे जो 712 सीई में पेश आया। इस बरस मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी ने हिंदू रूलर राजा दाहिर की फोर्सेस से रोहड़ी के करीब मुकाबला किया। ये जंग रोहड़ी में हुई जहां दोनों जानिब की अफवाज तादाद में तकरीबन बराबर थीं। जंग मुख्तसर रही और आउटकम यानी नतीजा एक डिसाइसिव मुस्लिम विक्ट्री की सूरत में निकला। ये वाक़या इसलिए भी अहम है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध को फतह किया और सिंध के पहले मुस्लिम कॉन्करर बने। उस वक्त राजा दाहिर जो कि एक हिंदू रूलर थे, ज़्यादा मकबूल हुक्मरान नहीं समझे जाते थे। उनके कई बुद्धिस्ट सब्जेक्ट्स उनकी हमायत में नहीं थे। यहाँ सब्जेक्ट से मुराद वो रियाया है जो किसी हुक्मरान के अंडर आती है। यही जमहूरी कमज़ोरी राजा दाहिर की शिकस्त का सबब बनी और वो जंग में मारे गए। उसके मुकाबले में मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी ने उन्हें फतह दिलाई। मोहम्मद बिन कासिम ने लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की भरपूर कोशिश की, यानी समाजी अमन और निज़ाम को मजबूत बनाया ताकि हर शख्स अपने हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजार सके। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस का मुजाहरा किया, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिलीफ्स को इज्जत दी और उन्हें अपने तरीके से इबादत करने की आज़ादी दी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी हुकूमत में रूलिंग क्लासेस को शामिल किया, यानी लोकल रूलिंग क्लास को नए एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी और उनकी इज्जत की। वो फतह किए गए इलाके के लोगों के साथ डिग्निटी के साथ पेश आए, यानी उनके वक़ार और हुकूक का एहतराम किया। इन अफराद को अपनी इबादात इसी तरह जारी रखने की इजाज़त दी गई जैसा कि वो पहले करते थे और किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। अब हम द गज़नविद एम्पायर की तारीख पर बात करेंगे। गज़नविद्स का असल ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था, क्योंकि उनके पास सिल्क रूट के एक बेहतरीन मकाम तक एक्सेस मौजूद था, जिसकी बदौलत उन्होंने गज़नी को अपने कैपिटल के तौर पर मुंतखब किया। गज़नी एक मोतबर और मशहूर मार्केट टाउन था जो पर्शियन एम्पायर के दौर में बेहद अहम समझा जाता था, यानी यहाँ तिजारत की खासी रौनक रहती थी। एक मारूफ गज़नविद एम्परर सुबकतगीन गज़नवी ने इंडिया पर हमला किया और अपनी सल्तनत को रिवर इंडस तक एक्सपैंड किया। सुबकतगीन गज़नवी एक नुमाया हिस्टोरिकल फिगर थे जिन्होंने अपने वक्त में एम्पायर की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के लिए कई कैंपेन्स किए। 997 सीई में उनके बेटे महमूद ने तख्त संभाला और महमूद ऑफ गज़नी के नाम से मशहूर हुए। अगली तारीखी कहानी का आगाज करते हैं सुल्तान महमूद गज़नवी की जिंदगी से। उन्होंने 1001 से 1026 तक इंडिया के खिलाफ 17 कैंपेन्स की। ये कैंपेन्स दर हकीकत ऐसे मुकाबलों का सिलसिला थीं जिनमें ना सिर्फ उन्होंने फौजी चालें इस्तेमाल की बल्कि अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को भी हैरान कर दिया। ये कहा जाता है कि वो हमेशा गर्मियों के मौसम में हिंदुस्तान पर हमला करते थे, क्योंकि गर्म मौसम में दुश्मन की दिफाई तैयारी कमज़ोर हो जाती थी। जैसे ही मानसून का आगाज होता, सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी फ़ौजों को वापस गज़नी की तरफ लौटने का कमांड देते ताकि पंजाब के सैलाब ज़दा दरियाओं में फंसने से बच सकें। अब हम एक तारीखी वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें मल्टीपल एक्सपीडिशंस ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर गहरे और देरपा असरात मुरतब किए। ये एक्सपीडिशंस महज फौजी महाज तक महदूद नहीं थी बल्कि तारीख पर अपने निशान भी छोड़ गईं। आइए समझने से आगाज करते हैं कि ये एक्सपीडिशंस हिंदू शाही सल्तनत को किस तरह जानलेवा तौर पर कमज़ोर कर गईं। ये हुकूमत नॉर्दर्न इंडिया में कायम थी और उसके अंदर मुख्तलिफ डिविजन्स मौजूद थी जिन्होंने उसकी ताकत को कमज़ोर कर दिया। हिंदू शाही डायनेस्टी एक अहम तारीखी हुक्मरान ख़ानदान था और इन हमलों के दौरान उसके इंटरनल टर्मोइल यानी इंतशार ज़ाहिर हो गया। इसके अलावा इन हमलों के नतीजे में बड़ी मिकदार में वेल्थ गज़नी मुंतकिल हो गई। गज़नी एक ऐसा शहर था जो बाद में मेडिवल वर्ल्ड के अजीम शहरों में शुमार होने लगा और इसका कंपैरिजन बगदाद जैसे बड़े मराकज़ से किया जाने लगा। इमेजिन करें कि एक ऐसा शहर जिसे अचानक बेशुमार ख़जाने हासिल हो जाएं, वो किस तरह तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। जो वेल्थ यहाँ मुंतकिल की गई थी उसने गज़नी को एक मशहूर और स्ट्रॉन्ग मरकज़ में तब्दील कर दिया। अब हम इन कैदियों की बात करते हैं जिन्हें इन एक्सपेडिशंस के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। तारीखी मालूमात के मुताबिक उन हमलों में कई आर्टिस्ट्स, ग्राफ्ट्समैन और पेंटर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर ले जाया गया। ये स्किल्ड पीपल बाद में गज़नी में मस्जिद, पैलेसेस, यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज की तामीर में नुमाया किरदार अदा करने लगे। अब हम डिस्कस करेंगे महमूद गज़नवी को कि कैसे उन्होंने गैर मामूली रिलीजियस टॉलरेंस का मुजाहरा किया।
उन्होंने कॉन्कर्ड रीजन्स में रहने वाले मकामी लोगों को अपनी मजहबी इबादात अंजाम देने की आज़ादी दी, बशर्तिया ये कि वो मिलिटरी तौर पर उनके खिलाफ मज़ाहमत न करें। यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है कि मुख्तलिफ मजहबी अकायद रखने वाले अफराद को ज़बरदस्ती के बगैर अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त हो। अपने सल्तनत में मकामी हिंदू अफसरान की पोजीशंस को बरकरार रखते हुए उसने अपने पूरे एम्पायर में अहम पोजीशंस पर हिंदू ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। महमूद गजनवी ने फाइन पोर्सलिन और गन पाउडर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और पेपर और टी का तारुफ बाद में कॉमन यूज़ के लिए बहुत अहम साबित हुआ। इसके अलावा महमूद गजनवी ने गजनविद एम्पायर को निहायत कामयाबी से एक्सपैंड किया और सब कॉन्टिनेंट दाखिल हुआ बाय कॉन्करिंग पंजाब। महमूद गजनवी का ये सफ़र 1030 में मुकम्मल हुआ जब उनका इंतकाल हुआ। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उन तमाम तब्दीलियों के दौरान लोगों की ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हुई होगी? अब हम एक इंतहाई दिलचस्प तारीखी वाक़े पर बात करेंगे, द राइज ऑफ द गौरिड्स। ये दास्तान हमें लेट 10th सेंचुरी में ले जाती है, जब मॉडर्न अफ़गानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सुल्तान महमूद गजनवी के कंट्रोल में आ गया था, जिसमें सेंट्रल अफ़गानिस्तान में वाक़ शहर गौर भी शामिल था। जब महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ, तब मोहम्मद गौरी ने 1173 में गजनविद एम्पायर के बाकी इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये एक अहम मोड़ था, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में बुनियादी तब्दीलियां आ रही थीं। मोहम्मद गौरी और उनके बड़े भाई ने एक वाज़े मकसद के तहत काम किया। उनका एम पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध और नॉर्दर्न इंडिया को अपने कंट्रोल में लाना था। ये दोनों भाई मिलकर एक रीजनल पावर के तौर पर उभरे। जब उन्होंने हेरात को फतह किया तो ये उनकी काबिलियत और ताकत का एक नुमाया सबूत बन गया। इसी दौरान वेस्टर्न पर्शिया के राइवल्स ने गौरिड्स को वहां लिजिटिमेट रूलर्स के तौर पर तस्लीम कर लिया, जो उससे क़बल गजनविद्स के ज़ेरे असर था। आखिरकार मोहम्मद गौरी और उनके भाई ने 1188 में उस वक्त के गजनविद रूलर से लाहौर पर कब्जा कर लिया। इस फतह ने साउथवर्डिक लैंड रूट खोल दिया टुवर्ड्स दिल्ली थ्रू द खैबर पास, एक ऐसा रास्ता जिससे फतह के नतीजे में मुमकिन हुआ और जिसने ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए नए दरवाजे खोल दिए। पृथ्वीराज चौहान, द हिंदू राजा। हम एक ऐसे बादशाह की बात कर रहे हैं जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी ताकत और हुक्मरानी के जरिए इलाके को स्टेबल किया और वो अपने जमाने में एक मजबूत ओपोनेंट समझे जाते थे। एक तारीखी वाक़े के मुताबिक 1191 में महमूद गौरी ने ईस्ट पंजाब के करीब वाक़े भटिंडा फतह किया, जो पृथ्वीराज के ज़ेरे असर इलाकों का हिस्सा था। भटिंडा एक किला था जो हिफाजत और दिफा के लिए एक मजबूत मरकज के तौर पर बनाया गया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इस चैलेंज का सामना करने का फैसला किया और अपनी फौज के साथ तराइन की जानिब रवाना हुए और 1192 में उन्हें मोहम्मद गौरी के हाथों शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में हिंदू हुक्मरानी का खात्मा हो गया। अब हम द सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात करेंगे, जो पहले मार्के के एक साल बाद यानी 1192 में हुई थी। इस जंग में पृथ्वीराज को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये एक तारीखी वाकया है जिसमें वॉरफेयर के दौरान उन्होंने वॉर एलिफेंट से कूदकर हॉर्स पर सवार होकर बच निकलने की कोशिश की। इस वाकये में पृथ्वीराज को बैटलफील्ड से चंद माइल्स दूर कैप्चर कर लिया गया। अब हम एक और तारीखी दौर पर बात करेंगे। 1202 ईस्वी तक गौरियों ने एक ऐसी सल्तनत तामीर कर ली थी जो ईरान में कैस्पियन सी से बे ऑफ बंगाल तक फैली हुई थी। मोहम्मद गौरी को 1206 में असैसिनेट कर दिया गया था और इसके बाद एम्पायर खुसूसन उसके वेस्टर्न हाफ में डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा। जब मोहम्मद गौरी की वफात हुई तो सब कॉन्टिनेंट ने कभी दोबारा गजनवी या गौरी हुकूमत नहीं देखी, बल्कि दिल्ली ने उसकी जगह ले ली और वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस का सेंटर बन गया, जो नए आर्ट और आर्किटेक्चर को पेश कर रहा था। उनकी वफात के बाद जब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सुल्तान्स ने इक़्तिदार संभाला तो ये लम्हा तारीख में एक नए दौर का आगाज साबित हुआ, जिसे हम मॉडर्न एज की शुरुआत कह सकते हैं। ये कहानी दिल्ली सल्तनत की 5 हुकूमतों से शुरू होती है, जिसकी बुनियाद ममलूक डायनेस्टी के क़याम के साथ रखी गई अंडर द कैंपेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सुल्तनत एक मुस्लिम सुल्तनत था जो नॉर्दर्न इंडिया में 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक कायम रहा। इब्तदाई दौर में इस सल्तनत ने स्टेबिलिटी हासिल की और गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने सिक्योरिटी और डिसिप्लिन एंड कंट्रोल को मजबूत बनाया, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मजबूत बुनियाद रखने से इमारत स्टेबल रहती है।
फिर आया खिलजी डायनेस्टी का दौर, जब दिल्ली सल्तनत एक इंपीरियल पावर बन गया, यानी एक ऐसी ताकतवर रियासत जो अपने अंडर मौजूद इलाकों पर मुकम्मल इख्तियार रखती थी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तजर्बा किया जो बाद में तुगलक एम्पायर के नाम से जाना गया। उन्होंने कोशिश की कि दक्कन के इलाके में एक मुस्लिम एलीट कायम हो, यानी वहां भी आला सतह की हुकूमत तश्कील दी जाए। लेकिन यह मंसूबा नाकाम रहा और फिर तैमूर की इन्वेजन ने दिल्ली सल्तनत की ताकत को जवाल पजीर कर दिया। दोस्तों, अब हम दिल्ली सल्तनत की तारीख पर बात करेंगे। इस दौर के हुक्मरानों को सुप्रीम अथॉरिटी हासिल थी, यानी उनके पास मुकम्मल हाकमियत थी, लेकिन साथ ही लोकल गवर्नर्स को भी खासी अहम ताकत दी गई थी। जब मंगोल इन्वेजन्स का खतरा था तो उन्हीं गवर्नर्स की मदद से वसी रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन मुअस्सर तरीके से चलाया जाता था। आज के सबक में हमने तारीख के चंद अहम वाकयात और शख्सियात के बारे में बात की। हम आने वाली वीडियोस में दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के बारे में तफसील से बात करेंगे। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस्लाम 7वीं सदी में सब कॉन्टिनेंट में अरब मर्चेंट्स के जरिए पहुंचा और 629 सीई में पहली मस्जिद केरला में तामीर। हमने राशिदीन कैलिफेट के दौर की मिलिट्री एंगेजमेंट्स, नेवल फोर्सेज, ट्रेड रूट्स और पायरेट्स के खिलाफ की गई लड़ाइयों पर भी रोशनी डाली। इस्लामी फतुहात ने ससैनियन एम्पायर का खात्मा किया और इंडस रिवर के मशरकी इलाके पर राजा रसील का मुकाबला बताया गया। मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में अरब आर्मी ने सिंध पर हमले किए, जिसमें कैवलरी, कैमल राइडर्स, रीइंफोर्समेंट्स और सीज इंजन्स का अहम किरदार था। उनकी फतह ने न सिर्फ फौजी कामयाबी दिखाई, बल्कि कॉन्कर्ड इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजियस टॉलरेंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया। गजनविद एम्पायर की दास्तान में गजनी एक सेंट्रल ट्रेडिंग का शहर था, जिसकी हिकमत अमली और कैंपेन्स ने महमूद गजनवी को तारीखी हीरो बना दिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान लड़ाई ने भी हमें मेहनत, प्लानिंग और रेजिलियंस का सबक दिया। आखिर में दिल्ली सुल्तानत की मुख्तलिफ डायनेस्टीज और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम ने गवर्नेंस को बेहतर अंदाज में संभाला, जबकि मंगोल इन्वेजन्स जैसे खतरात का मुकाबला किया गया। ये तारीखी बयानिया हमें सिखाता है कि अज़म, इत्तेहाद और हिकमत अमली की मंसूबाबंदी हमेशा तब्दीली और तरक्की लाती है। अब हम इस मौजू का ओवरव्यू करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। 629 सीई में सब कॉन्टिनेंट की पहली मस्जिद केरला में तामीर हुई। 643 सीई खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बरसगीर में एक फौज भेजी। 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया। 997 ईस्वी महमूद गजनवी सल्तनत के जानशीन बने। 1030 ईस्वी सुल्तान महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ। 1173 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने गजनवी इलाकों को फतह किया। 1192 ईस्वी गौरियों ने तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर दिल्ली सल्तनत कायम की। 1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी को कत्ल कर दिया गया। अब वक्त है ये देखने का कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं। सब रेडी हो जाएं, क्विज शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंध में पहले मुसलमान फातेह के तौर पर किसे जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 2, किस फतह ने सासानी सल्तनत का खात्मा किया? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम ने रोहड़ी के करीब राजा दाहिर को किस साल में शिकस्त दी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 712। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।